के शो में। वफाकी हुकूमत ने सिंध के 229 अरब रुपए पर डाका डाला, सिंध हुकूमत का इल्जाम। इक्तिसादी नुकसान की वजह वफाकी हुकूमत की नाअहली, वजीर आला सिंध बरस पड़े। वजीर आला सिंध ने वफाक के ऐलान करदा एदादो शुमार पर सवालात उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम। बरसपर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिसमें उन्होंने जो 229 बिलियन जो कि इन एक्चुअल 240 अरब बनते हैं जो वफाक से ट्रांसफ़र होने थे, सूबों का एक अहम सोर्स ऑफ जिसे कहा जाए कि ट्रांसफ़र 70% बजट जो उनके डेवलपमेंट और नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो बेस करते हैं उस ट्रांसफर्स के ऊपर। जब वो नहीं हुए तो उसके ऊपर आज उन्होंने जो अल्फाज बोले, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस गुस्से का भी इजहार किया, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, एक छोटा सा आपको शॉर्ट सुना के आगे लेट्स हियर दिस फर्स्ट के सीएम सिंध ने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। कोरोना की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो 400 या 500 अरब का मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और उसको भुगतना पड़ता है सूबों को, इस इनएफिशिएंसी को। खैर, ये बड़ा इसी वजह से हमें जो 761 अरब रुपए मिलने थे एफपीआर से, उसकी जगह हमें कहा गया है कि 535 अरब रुपए मिलेंगे। टोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से इस साल, जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए कम। 200, मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं? 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ हैं। आयशा गौस पाशा साहिबा साबिक वजीर खजाना पंजाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब अहमद जवाद साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इज ऑल्सो विद अस, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नफीसा शाह साहिबा, ये डाका लफ्ज़ कहा उन्होंने कि मैं इसको डाका कहूँ या ना कहूँ, उधर वफाकी हुकूमत कहती है कि हमें 700 अरब का शॉर्टफॉल हुआ ड्यू टू कोविड, आखिरी 3 महीनों में हमारे रेवेन्यूज नहीं हुए। ये डाका तक कह देना ये ज्यादा नहीं हो गया, या फिर आप समझती हैं सही है नफीसा शाह साहब? देखिए, बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। ये हकीकत है कि सूबाई हुकूमतों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो जो वफाकी हुकूमत की नाअहली है वो उसकी वजह से है। जो उन्होंने बजट बनाया था उसमें उन्होंने जो एफपीआर का रेवेन्यू टारगेट उन्होंने बताया था वो 5.5 ट्रिलियन का था, तो वो टारगेट कलेक्ट करते करते शब्बर साहब तो हो गए गायब। और फिर जब इनकी रिवाइज सेवरल टाइम से रिवाइज द टैक्स टारगेट, और उस वक्त जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इन्होंने यही तय किया था कि 3.9 ट्रिलियन उस वक्त तक वही कलेक्ट हुआ था। तो दैट मीन्स ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। और अगर उन्होंने कम टारगेट, अपना टारगेट अगर सिंध को देखें, मुझे नहीं पता, आयशा गौस पाशा पंजाब के लिए बताएंगी, या पहले पंजाब में वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, तो शी कैन कमेंट ऑन दैट। तो सिंध ने अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा किया, जो उसकी अपनी जनरेशन है रेवेन्यू की, उससे ज्यादा थ्रू आउट ये कंसिस्टेंटली जब से एनएफसी 7th एनएफसी अवार्ड साइन हुआ है तो सिंध ने अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा किया है। वफाक जो है इस वक्त सबसे बड़ा फिस्कल डिफिसिट 9.1% बकौल इनके अपने फाइनेंस एडवाइजर के 9.1% इनका फिस्कल डिफिसिट आ रहा है, विच इज देयर ओन इनएफिशिएंसीज। तो उसमें आप सूबों को क्यों सजा दे रहे हैं? यही सूबे हैं जो आपको कोरोना से लड़कर रिजल्ट देंगे। यही सूबे हैं जिनको एजुकेशन के टारगेट्स पूरे करने, हेल्थ के टारगेट्स पूरे करने हैं। फिर आप आके सूबों के ऊपर हमला कर लेते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, इन्होंने, तो कहाँ से बनाएंगे जब आपका जो कट अमाउंट है 11% आप एनएफसी अवार्ड में कट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, वजीर आजम साहब को ABC नहीं पता आइन की, उनको AB अलिफ बे पे नहीं पता उनको जमहूरियत की, और आईनी इदारे कैसे चलाने और गवर्नेंस कैसे करनी है। बजट से पहले जरूरी है कि आप एक CCI का इजलास कर लेते, सूबों को ऑन बोर्ड कर लेते, क्योंकि आप वफाक है, लेकिन उनको बार बार बताना पड़ता है कि वफाक क्या है। वफाक इज नॉट जस्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे वफाक इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 4 प्रोविंसेस एंड इट्स अ वॉलंटरी यूनियन। सिंध जो था उसने वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान के हक में। लेकिन ये एक तसलसल से, क्योंकि यहाँ के वोटर्स पीपल्स पार्टी को, शेख जुल्फकार अली भुट्टो को वोट देते हैं, एक तसलसल से इस हुकूमत ने ज्यादतियां करती आ रही है और कोई बिना किसी झिझक, बिना किसी चीज को छुपाए हुए और फिर वहां जाके लाड़काने में आप कहते हैं कि यहाँ डेली वेजेस से क्या था। जब आप 200-300 अरब सिंध के उसके डाका डालेंगे फिर आपको डेली वेजेस का फिक्र है? डेली वेजेस क्या, जब आप पूरे के पूरे सिस्टम को आप कमजोर कर रहे हैं, उसके बजटरी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं और फिर आपको डेली वेजेस का ख्याल आता है। ये तो आप एक इंसल्ट कहते हैं ना अंग्रेजी में, दिस इज एन इंसल्ट ओवर इंजरी। नफीसा साहब ये बताइएगा, क्योंकि मैं आयशा साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे कि आप जब कहते हैं कि ये डाका है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये इनएफिशिएंसी है कि ड्यू टू इनएफिशिएंसी वो नहीं कलेक्ट कर सके अपने टारगेट्स, ना पिछले साल ना इस साल मीट कर सके, तो उसका मतलब वो खुद भी अपने रेवेन्यू टारगेट्स नहीं अचीव कर रहे हैं ड्यू टू देयर इनएफिशिएंसी, इन लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ विलिंगनेस, कुछ भी आप कहें। ये जानबूझ के डाका डालना एक होता है कि डाका डालना कि उनके पास है और आपको ना दे रहे हो डाका, ये वाली बात। देखिए, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनको एनएफसी अवार्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। ये अवार्ड, इस अवार्ड के जो शेयर सूबों को उनको देना ही देना है। दूसरा, ये तरीकेकार करते हैं चोरी की कि ये आईएमएफ को बता देते हैं कि हम इतना सरप्लस, सूबों का इतना सरप्लस जनरेट करेंगे। ये भी एक आर्टिफिशियल है, ये सूबों को वो पैसे मुंतकिल नहीं करते और लास्ट क्वार्टर में ये दिखा देते हैं कि ये सरप्लस है, ये खर्च नहीं किया गया। ये एक और डाका है। तो एक सिस्टम के तहत ये डाके डाल रहे हैं और ये लोगों के हुकूक होंगे। और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस से मैं कहती हूँ कि इसी तरीके से उन्होंने शेयर्स पंजाब के भी कट किए होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के भी कट किए होंगे, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सक रहे क्योंकि वो इनके अपने एलाइज हैं। आयशा साहब, आपसे बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आल्सो ये बताइएगा कि ये इनएफिशिएंसी है या ये कोविड है? क्या वजह थी कि ये वफाक अपने रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं कर सका? और ये जिस तरह कह रहा है उनका सही भी है कि उनको नहीं मिला उनका एनएफसी का शेयर। व्हाट डू यू सी आयशा साहबा, क्या रीजन क्या है इसका? देखिए, रीजन सुफियान साहब बिल्कुल ठीक, सीधा सीधा सा है। जब बजट बनता है, वफाक को पता होता है, फेडरल गवर्नमेंट को, कि ये टैक्स कलेक्शन हमारे लिए टू एम्बिशियस है, हम ये नहीं कर पाएंगे, और आप बजट उठा के दे देते हैं आईएमएफ को प्लीज करने के लिए, नंबर बनाने के लिए, पॉलिटिकल या व्हाटएवर, ज्यादातर आईएमएफ को प्लीज करने के लिए, और अनरियलिस्टिक अजम्पशन, सब अनरियलिस्टिक। पिछले साल उन्होंने कहा, जैसे अभी नफीसा शाह बता रही थी, 5.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू टारगेट, अब खुद आईएमएफ से कम कर आके अब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 3,900 बिलियन कलेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको आज कहती हूँ कि ये 2-3 ये जो अभी एंड ऑफ द ईयर आएगा, ये नहीं इतना भी कलेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी मोबिलाइजेशन की ही नहीं है इन्होंने। ये अभी भी हमको हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि 3.9 ट्रिलियन इस साल खत्म करेंगे और अगले साल 4.9 ट्रिलियन ये कलेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल अगेन वही हो रहा है, नहीं करेंगे, नहीं हुआ है, और अब सूबों को गलत फहमी में डालते हैं। सूबे क्या करें? लौट के ये कह दें कि हम बजट अपना कम करेंगे इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, वो इतना हमें लौट के नहीं दे सकती। तो हम नहीं कर सकते, इस तरह तो वफाक नहीं चलता कि सूबे अपने बजट बनाए तो वो अपने ट्रांसफर को खुद ही कम कर दे कि ये तो हमारे वजह से झूठ बोला जा रहा है, हम तो इतना कभी ट्रांसफर ही नहीं होगा, लिहाजा हम अपनी प्लानिंग में इस नंबर को लाते ही नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। या तो आप तवक्को कर लें कि ये करना शुरू कर दें, तो कैसी वफाक बनी, क्या क्रेडिबिलिटी रही फेडरल गवर्नमेंट की अगर सूबों ने उठा के ये कह दिया। देखिए, प्रॉब्लम इस वक्त ये है, आप एनएफसी वगैरह को भी इशू क्रिएट खोल रहे हैं। प्रॉब्लम इस वक्त साइजिंग की नहीं, ऑफ द केक की नहीं है कि कौन वसाइल, कौन कितना शेयर करेगा, फेडरल गवर्नमेंट कितना रखती है, सूबे गवर्नमेंट के कुछ में दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस जो कमिट करती है
वो कलेक्ट नहीं कर पाती, आप सिस्टम ठीक नहीं कर पाते, आप ओवर बजट कर लेते हैं, आप अपनी सही तरीके से आपने एफटीआर को रिफॉर्म ही नहीं किया, बातें बहुत करी है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की, कुछ भी नहीं हो पाया। इस वक्त टैक्स मोबिलाइजेशन जो पिछले 2-3 साल था उससे एक्चुअली कम हुआ। पहले तो हम जब छोड़ के गए तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो 11% से ज्यादा था, इस वक्त वो फिर 8-9% के करीब है। तो ये देखिए ना, जब करेंगे नहीं और उसके बाद फिर सुबह को आप कहेंगे कि आपने तो सारे पैसे लेके चले गए, तो ये जो 2.1%, ये आपको लगता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट, आपने टैक्स टारगेट्स की बात की है, नफीसा साहिबा से पूछेंगे एमएस पे, ये 2.1% आपको आयशा साहिबा ये लगता है अचीवेबल है या ये भी बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक कर दिया? ओह एब्सोल्युटली, एंड आई गिव यू रीजंस फॉर दैट। मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या है। आप मार्च तक अगर उठा के देखें तो कोई भी प्री कोविड-19 कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो ये बता रहा हो कि इकोनॉमी में ग्रोथ है। आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो रही है। अभी इनफैक्ट अप्रैल के नंबर्स आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -40% बिफोर कोविड। आपकी जो बड़ी मेजर क्रॉप्स हैं उनका नतीजा आप देख लें, आप उसमें छोटे छोटे इंडिकेटर देखें कि क्रेडिट ऑफ टेक कितना हुआ, उसमें 47% कमी। तो आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ रेट अचीव होगी? फिर आया कोविड में तो सारी दुनिया जान रही है, आप खुद मान रहे हैं कि -6% हुआ है। तो कैसे है कि सिर्फ -4% आप 0.4% आप अभी से क्लेम कर रहे हैं? IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, UN कह रहा है कि आपकी -1.5 से लेके -2% तक होगी। मैं कह रही हूँ -2% तक होगी, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। और इस झूठ की वजह के बेसिस पे ये अगले साल का टारगेट दे रहे हैं IMF को। कुछ IMF को भी की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, कुछ सूबों की आंखों में झोंका जा रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये कि हम पाकिस्तानियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इसी जब फंडिंग नहीं होगी तो जाहिर है आपकी जो रिलीफ के मेजर्स हैं वो कहाँ से फंड होंगे? अच्छा, ये जो LSM के इंसेंटिव दे रहे हैं वो कहाँ से फाइनेंस होंगे? आयशा साहबा, नफीसा साहबा, आप दोनों ने बड़े अहम और पर्टिनेंट सवाल उठाए। LSM के नंबर्स का जिक्र हुआ है तो लेट्स हम नाज़रीन को भी दिखाते चलते हैं। % का जो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, ये टेबल्स भी हैं, इसमें टेक्सटाइल में 64% का डिक्लाइन है, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको में 23% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर अप्रैल में है, कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 51% का डिक्लाइन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स 88% का डिक्लाइन, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स में 17% का डिक्लाइन, ऑटोमोबाइल्स 96% डिक्लाइन, फर्टिलाइजर्स 6% की ग्रोथ है, फार्मास्यूटिकल्स 5% का डिक्लाइन, पेपर एंड बोर्ड 11% डिक्लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स 80% डिक्लाइन, केमिकल्स 21% डिक्लाइन, लेदर में 94% डिक्लाइन, वुड प्रोडक्ट्स 69% डिक्लाइन, इंजीनियरिंग में 71% और रबर में 17%, ओवरऑल 41.89% का डिक्लाइन। अहमद जवाद साहब, सही सवाल है, फिर क्या एतमाद रह जाएगा? आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ की, आपकी वफाकी हुकूमत पे क्या एतमाद होगा सूबे का जब नंबर्स ही आप लोग गलत बयान कर देंगे या टारगेट्स ऐसे सेट कर रहे हैं? वो किस तरह आगे प्लानिंग करेंगे? वो डाके का इल्जाम लगा रहे हैं फिर आप लोगों के पर, क्या आप डाका डाल रहे हैं उनके हक पे? जवाब साहब देखिए सिफान, जहाँ तक डाके का ताल्लुक है, डाका जो है वो पिछली 2 हुकूमतों के लिए तो एक बड़ा ही मुनासिब लफ्ज़ है, क्योंकि इनके 10 साल के दौर में, जो कि अब पीपल्स पार्टी के केस में 12 साल हो चुके हुए हैं सिंध में हुकूमत के, डाके तो वहाँ पे डाले गए हैं जिनकी वजह से आज जो सिंध में हालत है या लड़काना में जो हालत है, या अभी चंद दिन पहले एक रेड़ी के ऊपर जो एक लाश जो है वो एम्बुलेंस के तौर पे वो जा रही थी, ये तो सिंध का हाल इन्होंने किया। ये डाके डाल की तो किया है, तो डाके का लफ्ज तो बिल्कुल इनके ऊपर बिल्कुल सुटेबल आता है। अब जहां तक हुकूमत के फिगर्स का ताल्लुक है कि अगर ये कह रही हैं कि 600 प्लस जो है कोई बिलियन था और उसमें से 533 अगर आपको मिल गया है, तो इसमें कोई ना कोई बीच में गैप अगर है तो वो मीट हो जाएगा। लेकिन इसको डाके से तशबीह देना मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई नामुनासिब था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लफ्ज जो कि इनके लिए सुटेबल भी है, अप्रोप्रिएट भी है, तो इसलिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों के लिए। मैं आपको समझाता हूं, चले डाके वाला लफ्ज आप सही कह रहे हैं, चले उसको हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 835 अरब का टारगेट था, अब 835 में से 535 अगर मिल रहे हैं, 240 का शॉर्टफॉल है, तो वो आप कह रहे हैं कि पूरा कैसे हो जाएगा जून 30 तक? सिफान, आपकी आवाज जो है बीच में बिल्कुल कट जाती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही।
अच्छा, मैं इसीलिए जो दो पहले बातें हुई हैं, चलिए फिर आप बात आपके कर सवाल लें, हुए जी बात तो कर लें, I'm trying कि उनको मैं कंबाइन कर दूं। जी बीच में आपकी आवाज बिल्कुल चली जाती है, तो इसलिए मुझे जरा आप इजाजत कंप्लीट दीजिए कर कि ले, मैं बात बात कंप्लीट मुकम्मल कर लूं। जी जी देखें, पाकिस्तान की जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक कोरोना से पहले और एक कोरोना के बाद आपकी सूरत हाल। कोरोना से पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल थी, वो तो ये थी कि पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि इकोनॉमी की बुनियाद होती है कि आपके पास कितना है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, क्या कमाई है और क्या खर्च कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस मुल्क का $19.5 बिलियन था और हम उसको तकरीबन $3.5 बिलियन के ऊपर लेके आ चुके हुए हैं। ये करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसे तो नहीं फिस्कल डिसिप्लिन के साथ ही कम हुआ होगा ना। अगर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं हमें $9 बिलियन दिए जाते हैं, तो आज हम उनको $18 बिलियन पे लेके आए हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और भी जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के हवाले से या रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से या टैक्स पेयर की तादाद के लिहाज से, अगर पाकिस्तान में 18-19 लाख टैक्स पेयर थे पिछले 70 साल में, तो 2 साल में वो तादाद जो है 26 लाख पे चली गई है। अहमद जवाद साहब, मैं इस बात को जोड़ते हैं आगे, कुछ बहुत से सवाल हैं जो आपसे पूछने, लेकिन इस ब्रेक के बाद सर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आयशा साहिबा से भी और आयशा गौस पाशा साहिबा से भी अहम तरीन सवालात कि आखिरकार ये जो इल्जामात हैं वज़ीर सिंध के, इसमें कितने ठोस हैं, कितने हकायक हैं और क्या सिंध का मुकदमा है वफाक से। इस ब्रेक के बाद मैं चाहता हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है जो प्रोविंसेस को मिलना था, वज़ीर सिंध ने कहा है जी कि 229 अरब का डाका वफाकी हुकूमत ने डाला है। अब इस लफ्ज़ के ऊपर भी और इस जो सारे नंबर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उन्होंने बजट के एस्टिमेट्स पर सवाल उठा दिए हैं अहम तरीन। अब इस पूरी सूरत हाल पर हमने कोशिश की है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तमाम पार्टीज़ के हैं वो भी, और अहमद जवाद साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम इन सब से जान सकें कि कौन किसका मुकदमा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, कौन क्या चाह रहा है और कौन सही है कौन गलत है। जो नंबर्स हैं वो कहते हैं कि 835.3 अरब का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के तहत सिंध को मिलना था, जब टारगेट 5.5 ट्रिलियन था। इस 835 अरब में से 761 अरब रुपए डिविजिबल पूल से थे। इसमें से तकरीबन 56 अरब रुपए 54 बिलियन रुपीस जो थे वो स्ट्रेट ट्रांसफर्स थे और तकरीबन 20.5 अरब के ग्रांट्स थे, जो कि OZD ऑफसेट होने के बाद जो ग्रांट्स मिलने थे वो थे। ये जब एस्टिमेट रिवाइज हुए तो इसमें 27% का डिक्लाइन आया। जो ओवरऑल एस्टिमेट 761 अरब का था ट्रांसफर्स का, वो कम होकर 534 अरब हो गया। इसी तरह जो आपके स्टेट ट्रांसफर्स हैं वो 57.3 बिलियन, ये कुछ ज़्यादा हुए, और जो ग्रांट्स थे वो 14.3 अरब हो गए। तो वफाकी हुकूमत पर जो मुकदमा है सिंध का, वो ये है जी कि आपने 229 अरब का डाका डाला है जो सिंध का हक है उसके ऊपर। अब इस पे अहमद जवाद साहब, मैं आयशा गौस पाशा साहबा को भी हम खुशामदीद कह देते हैं, नफीसा शाह साहबा। और जवाद साहब, आप बात कर रहे थे सर ये तो आपके अपने एस्टिमेट आपने सेट किया, वो गलत हो गया। आप कह रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे, कैसे पूरा करेंगे? आप अपना एस्टिमेट पूरा नहीं कर सके तो इनको क्या देंगे आप पूरा करने के लिए, जो ये आप बोल रहे हैं जवाद साहब? जी सैफान, देखें इसमें सबसे पहले तो हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कहा था कि इस वक्त इकोनॉमी को अगर आपने एनालाइज करना है तो इसको आप 2 स्टेजेस में करें, एक कोरोना से पहले और एक कोरोना के बाद। कोरोना के बाद जो इकोनॉमी है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें इंस्टेबिलिटी भी है, उसमें सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ये दुनिया भर में इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से तमाम ममालिक को ऐसी ही मुश्किलात का सामना है। आप न्यूजीलैंड, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है कि कोरोना से वहाँ पे अब 0 पेशेंट हैं, आज आप न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को जो है अगर आप देखें तो उसमें कुछ तकरीबन 40% जो है उनका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो कम हुआ है सिर्फ इन 4 महीनों के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर आप फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4 महीने ये कोरोना के अगर आप इसमें से निकाल दें कि जिसमें पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेशन तकरीबन नेग्लिजिबल था, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन नेग्लिजिबल थी, ये एक फाइनेंशियल ईयर का 33% बनता है। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया जो है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस के सामने जो है इस वक्त बेबस है, और उन हालात में भी इस हुकूमत ने कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया और एक बड़ा बैलेंस्ड बजट उन्होंने पेश किया है। इसमें कहीं पे भी
कोई डिस्क्रिपेंसी जो कि एक प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री को फेडरल की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करना चाहिए या बातचीत उस पर करनी चाहिए, उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डाके की टर्म इस्तेमाल करना इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई गैर संजीदा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डाके का लफ्ज जो है वो पिछले 10 साल के जो दौरे हुकूमत हैं उन पे ज्यादा सूट करता है, ये यहाँ पे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं ये जो बात है ये थोड़ी क्वेश्चनेबल है। जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि हमारे टारगेट्स 5.5 ट्रिलियन से इसलिए अचीव नहीं हुए क्योंकि ड्यू टू कोविड, तो ये जो आप कह रहे हैं, इज इट द पिक्चर, द ट्रू पिक्चर? आयशा गौस पाशा साहिबा आपसे पूछूंगा, आपका नुक्ता नजर क्या है इस पे? क्या 5.5 ट्रिलियन का टारगेट हम कोविड की वजह से अचीव नहीं कर सके या हुकूमत नहीं कर सकी, हुकूमत की अहलियत नहीं थी? आयशा साहिबा देखिए, मैं गुजारिश करूं, मैंने पूरा तो आर्ग्यूमेंट नहीं सुन पाई अहमद जवाद साहब का, लेकिन आपके सवाल के जवाब जरूर दे दूंगी। देखिए, अगर ये 5.5 ट्रिलियन का टारगेट पूरा कर रहे थे तो IMF के पास टारगेट की रिडक्शन की रिक्वेस्ट 2 दफा क्यों गई? पहले दफा उसको 5.23 तक लेकर आए ट्रिलियन, 5.23 ट्रिलियन, फिर उसके बाद अब फिर उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इससे कम करवाएं। तो ये 2 दफा, ये तो बात तो जवाद साहब की फौरन खुद ही साबित हो गई कि उनको शायद पूरा इल्म नहीं है। अगर ये ट्रिलियन 5.5 ट्रिलियन पूरा होता तो फेडरल गवर्नमेंट IMF से टारगेट डाउनवर्ड रिवाइज करने को नहीं कहती। फर्स्ट। सेकंड, जो उन्होंने टारगेट रिवाइज करने को कहा, मार्च की आप फिगर उठा के देखें, 3044 कलेक्शन हुआ है, यानी उस वक्त भी शॉर्टफॉल हो रही थी, सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल, 3044। ये है प्री कोविड का। अब जब प्री कोविड ही नहीं बन रहे थे, रेवेन्यूज हमारे मोबिलाइज नहीं हो रहे थे, टारगेट मीट नहीं हो रहे थे, तो पोस्ट कोविड तो हम क्या तवक्को करें? तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। जवाद साहब अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कॉम्पनसेट कर देंगे, तो ये क्या छड़ी लेकर आएंगे जादू की जिससे कॉम्पनसेट हो जाएगा? इन हालात में जब इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ यानी सुकड़ रही है जी। आप कहीं से रेवेन्यू निकाल लाएंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्लेम ना करें। आप कह देंगे सीधा सीधा कि नहीं कलेक्ट हुए, इंशाल्लाह अगले साल करेंगे, ये रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, हेल्प अस आउट, वी नीड योर हेल्प। तो फिर उसके बाद हम बैठ के डिजाइन कर लेंगे वो प्रोग्राम और उस तरह के रिसोर्स मोबिलाइजेशन मेजर्स, लेकिन गलत बयानी से काम ना करें, ऐसे क्लेम ना करें कि जो आपको पता है कि गलत है। आप जिम्मेदार पोजीशंस में हैं सारे के सारे लोग। सही। अच्छा, और ये भी बताते जाएं साहब कि फिर ये क्या, आप जो जिस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया मुराद अली शाह साहब ने कि डाके का लफ्ज है, ये एक उनके आईनी हक पे डाका है, ये फाइनेंशियल डाका, ये दुरुस्त है इस्तेमाल करना ये लफ्ज, या आप अपनी समझते हैं, आप समझते हैं कि दिस शुड नॉट बी यूज, ये लफ्ज जो अहमद जवाद साहब भी कह रहे हैं कि ये गलत है? मैं आपको बताऊं असल में क्या होता है। होता ये है, अभी ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें तो उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया, लेकिन उमूमन क्या करती है फेडरल गवर्नमेंट? होता ये, क्योंकि IMF को उन्होंने डेफिसिट कम दिखाना होता है, एंड जून की डेट होती है 30 जून को, जब ये अकाउंट्स क्लोज होते हैं, उनको कम डेफिसिट दिखाना होता है, वो प्रोविंसेस का शेयर रोक लेते हैं, उमूमन करते हैं ये। और अब मुझे क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने जो बात कही है कि वो उन्होंने जरूरत से ज्यादा रोक लिया, तो उस लिहाज से तो ये डाका होता है, क्योंकि प्रोविंसेस जो हैं उनका शेयर जेन्युइन होता है, वो अपने खर्चे कर लेते हैं। उनको तो पता नहीं ना कि आपने जाके उनके शेयर को रोक लेना है, वो अपने लेजिटिमेटली खर्चे कर लेते हैं। होता फिर ये है कि ये देते नहीं है पैसे, दिखाने को ये होता है कि प्रोविंसेस हैव नॉट मैनेज्ड देयर फाइनेंसेस बैडली, नाइसली, दे हैव मैनेज्ड इट बैडली, और उन्होंने तो डेफिसिट ले लिया, तो आप सारा ब्लेम फिर प्रोविंसेस पे डाल देते हैं। ये बात गलत है, ये गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं जो इन वो हुई है, और इनको हमें ये जो प्रैक्टिसेस है इनको क्लियर करने की बहुत जरूरत है। प्रोविंसेस का क्लेम और ये तवक्को कि ये हम सरप्लसेस बना के फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये सूबों के पैसे हैं, सूबों को उनको खर्च करने का हक है, सरप्लसेस बना के देने की जरूरत नहीं है। सही है, ये बड़ी अहम बात है। मैं नफीसा शाह साहबा के पास भी जाऊंगा, मैं और अहमद जवाद साहब का रिस्पॉन्स भी लूंगा। इससे पहले मुराद अली शाह साहब ने जो कहा है ग्रोथ के बारे में, वो जरा सुन लेते हैं। अहम बात है, उन्होंने PTI की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, टैक्स और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव जो नंबर बात की थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेट्स हियर दिस आल्सो। 1.9% की ग्रोथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR ने
पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई। एक नॉर्मल ईयर था, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। और अब तो कोरोना मिल गया ना उनको, -0.4%, -0.4% ग्रोथ। तो ये मुराद अली शाह साहब ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी। मैं नफीसा साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी अहमद जवाद साहब से हमने रिस्पांस भी लिया, उन्होंने कहा जी कि ये क्योंकि आपकी गवर्नमेंट डाका का क्लेम ना करे, ये ना करे, आगे का आपका प्लान क्या है? मैं अभी सुना था मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो तो आगे के बारे में भी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है नंबर्स के बारे में, क्योंकि जो नंबर्स अब सेट किए गए वफाक की तरफ से उसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और इस बजट को सिंध के वो समझ रहे हैं कि हमें भी सही प्लानिंग नहीं कर। कितना कंसर्न और कितना परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पड़ेगा आपको आगे? देखिए, सारे नंबर्स इनके मफरूजे हैं, और जैसे मैंने 2-3 दिन पहले जब प्रेस टॉक किया था तो मैंने यही बात की थी कि एक तो इन्होंने बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर्स दिए हैं। मतलब आपने लिटरली 1/4 आपने कहा है कि 1/4 25% जो आप रेवेन्यू 27% आप जो कह रहे हैं वो होगा ही नहीं, वो कलेक्शन का, बिकॉज यू आर गोइंग टू गो इनटू नेगेटिव ग्रोथ। और ये सारे एनालिसिस यही, जहां भी आप एक कंसिस्टेंट एनालिसिस है, और जब आप 25% आपका कम होगा रेवेन्यू, तो उस हिसाब से आपने जो 11% कट लगाया है सूबों को, उनके NFC अवार्ड को, उसको मजीद कट लगेगा, और उस पर आपने सरप्लस भी दिखाया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा केओस होने जा रहा है, और इनकी नाअहली है। जैसे मैंने कहा कि सिंध को, बाकी सूबे भी दिल बेमी आउट कि जो टारगेट सिंध अपने आप को रेवेन्यू कलेक्शन का देता है वो पूरा करता है, वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमिटमेंट वो पूरी करती है। लेकिन एक केओस है इस वफाकी हुकूमत में, कोई टारगेट पूरा नहीं होता उनका, न ग्रोथ का टारगेट पूरा होता है, न एक्सपोर्ट्स का टारगेट। सिर्फ वो करंट अकाउंट को लेके बैठे हुए कि हमने इतना कम किया, हमने इतना कम किया, आपको हैरत होगी कि 2013 में जिस नहज पर पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए थे, उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट $23 बिलियन थे। इस वक्त इनके एक्सपोर्ट 12 साल के बाद इनके, खैर 2013 को आप ऐड करें, 7-8 ईयर्स उसको हो गए हैं, तो इनका जो एक्सपोर्ट है दैट हैज कम डाउन। $19 बिलियन है इनका एक्सपोर्ट। कैसे ये मुल्क चलेगा? क्या करते रहे हैं ये? कौन से? और ये उस पे कि ये वो हुकूमत है, ये आम हुकूमत नहीं है जो बारियां लेती है। हम लोग तो चले बारियां लेते हैं, हम लोग तो 30 साल से आते जाते हैं। ये हुकूमत तब्दीली सरकार थी, ये मदीना की रियासत का मॉडल लेके आना था, ये हर चीज सही करने जा रहे थे, ये रिफॉर्म्स करने जा रहे थे, ये कर्जे नहीं लेने इन्होंने कहा था खुदकुशी कर देंगे, कर्जे नहीं हम लेंगे, और पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां, और वो हिसाब किताब तो इनका बहुत हमारा रहता है। मैं लास्ट क्योंकि मिनट है, अहमद जवाद साहब आपका रिस्पांस, नफीसा साहब ने जो बात की है, आयशा गौस पाशा साहब ने जो बात की है, आपका क्या रिस्पांस होगा तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी प्लाट के तौर पे? जवाद साहब। सिफान देखें, IMF जो है वो ये कह रहा है कि 1930 के बाद दुनिया वर्स्ट जो है बदतरीन रिसेशन का शिकार है।